नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ दिनों से सबकी नजर ईरान इजराइल युद्ध पर टिकी हुई थी, लेकिन कल शाम एकाएक भारतीय राजनीति ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और नीतीश कुमार वाला प्रकरण हो गया। फिर आज सुबह से सबकी नजर इस बात पे टिकी थी क्योंकि आज राज्यसभा की 37 सीटों के लिए जो चुनाव होना है उसके नामांकन का आखिरी दिन था। तो सब बीजेपी तो पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी थी। यह दर्शाता है कि किस हद तक जो लीडरशिप है उसका अपने जो पार्टी है, अपने कार्यकर्ता है, उसके ऊपर क्या कंट्रोल है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस और वो इनसिक्योरिटी ना होना वो दर्शाता है, इसलिए वो कैंडिडेट घोषित कर पाए। और सबकी नजर इस बात पर जमी थी कि कांग्रेस की तरफ से कौन से कैंडिडेट आते हैं, और कांग्रेस ने आखिरी समय तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए क्योंकि डर यह था कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बिल्कुल एंड टाइम पे करो, जिन जिन को करना होगा, जिनका नाम होगा उन्हें पहले बता दिया गया होगा। लेकिन इस बीच जो 6 कैंडिडेट घोषित हुए हैं उसमें कई लोगों के अरमान भी टूटे हैं, जैसे पवन खेड़ा, वो गाली वाली आंटी हैं, सुप्रिया सीनेत, रागनी नायक, कई सारे लोग हैं जो पूरा दिन बस इस जुगत में रहते हैं कि मोदी को कौन ज्यादा बड़ी गाली दे दे। मैं ज्यादा बड़ी गाली दूंगा या दूंगी तो मेरी राज्यसभा पक्की होगी। लोकसभा के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि पता है जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने का मतलब, और राहुल गांधी के चेहरे और उस टिकट पे, उस पंजे के निशान पे जाकर चुनाव लड़ना मतलब हार की गारंटी। सुप्रिया सिंह ने तो इस बात को भुगत चुकी हैं। कितना 5.96%, 6% के आसपास का वोट शेयर था। जमानत जब्त हो गई थी। तो लोकसभा के लिए कोई ट्राई नहीं करता। कहीं से एमएलसी भेज दो, राज्यसभा भेज दो, यह प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से बस जाके सुरक्षित हो जाए 6 साल, फिर कुछ ना करना पड़े। जो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमाचल से अनुराग शर्मा, वहां के डिस्ट्रिक्ट जो जिला अध्यक्ष हैं कांगड़ा के, वहां के जिला अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक। मुझे लग रहा है कि 99% लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर तिलक कौन है? तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी। अभिषेक मनु सिंघवी का तो पक्का था जाएंगे। अब भाई राहुल गांधी पे हर महीने कम से कम 2-4 केस तो हो ही जाते हैं, 2-2.5 दर्जन केस तो लेकर घूम रहे हैं। अब जेल से कौन निकालेगा बाहर? उसकी गारंटी तो अभिषेक मनु सिंघवी है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का जिस तरह का भौकाल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अलग अलग कोर्ट में। पीछे तो एक खबर भी चली थी कि वो जज बनाने की, किस तरीके से जज बनते हैं उसकी प्रक्रिया में भी वो लगे रहते हैं। तो संभवतः बहुत सारे जज ऐसे होंगे जो उनके सौजन्य से शायद बने होंगे, वो अलग अलग कोर्ट्स में बैठे होंगे। अब मान लीजिए उस कोर्ट में ही पहुंच गया राहुल का केस, या किसी ऐसी कोर्ट में पहुंच गया जिसके जज उनके दोस्त हों, तो ऐसे वकीलों की तो जरूरत होती है ना। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और अभिषेक मनु सिंघवी को तो टीएमसी भी भेजने के लिए तैयार थी, आम आदमी पार्टी भी भेजने के लिए तैयार थी, और कपिल सिब्बल तो गए समाजवादी पार्टी के सौजन्य से हैं। तो ऐसे वकीलों को दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे कांग्रेसी सपोर्टर तो ये कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को 5 या 6 बार राज्यसभा भेजा जा चुका है, उन्हें तो बहुत कुछ पार्टी ने दिया, पार्टी को देने की टाइम आ गया है, अब कांग्रेस से ना जाए, आम आदमी पार्टी या टीएमसी से चले जाएं, एक जगह किसी के लिए खाली कर दें। किसके लिए खाली करें अभिषेक मनु सिंघवी? पवन खेड़ा के लिए या सुप्रिया सीनेत के लिए? इस लिस्ट में एक नाम पवन खेड़ा का जो नाम चल रहा था, वीडियो भी की थी मैंने, कि वो केसी वेणुगोपाल एक सील लिफाफे में लेकर पहुंचे हैं स्टालिन के पास। ये सुन मैडम जी का संदेश है, पवन खेड़ा को भेजना है, क्योंकि 2022 में तो उनकी तपस्या में कमी रह गई थी कि तमिलनाडु से भेजिए। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, सोनिया गांधी जी बहुत बड़ी नेता होंगी, लेकिन तमिलनाडु से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं तय करूंगा, क्योंकि यहां मैं बड़ा पार्टनर हूं। और पवन खेड़ा का पत्ता काट दिया। और जो अंदरूनी तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, पवन खेड़ा, सुप्रिया सीनेत, ये सब एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे हुए थे। मैं ना बनूं तो ये भी ना बने, ये स्थिति थी। और स्थिति ये है कि सारे के सारे नए नाम हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पुराना है।
वो कल की पीठ धाम के कौन है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आचार्य जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये अनुराग शर्मा को बधाई संदेश भेजा है। मुझे एक बार गलती से लगा कि शायद ये आनंद शर्मा है। मतलब इतने बड़े बड़े नाम, दिग्विजय सिंह नहीं गए, कमलनाथ नहीं गए। कमलनाथ ने तो कहा ही जा रहा है, पिछली वीडियो मैंने दिग्विजय सिंह बोल दिया था। कमलनाथ के लिए तो खबर ये तक थी, कमलनाथ ने ये कह दिया था मुझे राज्यसभा भेज दो, मैं एक राज्यसभा की सीट बीजू जनता दल से लाकर आपको दे दूंगा, अपना कैंडिडेट बीजू जनता दल के टिकट पर आप जिता लेना। ये तो ऑफर गए थे। अलका लांबा, रागिनी नायक, कन्हैया कुमार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, आनंद शर्मा, ये वो सारे बड़े नाम हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया। अब ये मानकर चलिए इनमें से 90% की राजनीति कांग्रेस के अंदर बहुत लंबी है नहीं। रागिनी नायक तो बस उसमें ही रहती है, अरे डीयू में डीयू का चुनाव होता है वो तभी दिखती है। एक आलोक शर्मा है, गालीबाज प्रवक्ता नए आए हैं, सुप्रिया सिनेत को टक्कर दे रहे हैं, वो तो पानी गिलास सब कुछ फेंकने को तैयार रहते हैं। अभी एक जो एक्स मिलिट्री है अधिकारी, उसको जिस तरह की गाली दी गई वो शायद बोली भी नहीं जा सकती, और वो लाइव टेलीविजन पे गालियां दी गई, एंकर को गाली दे चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत एक्स पे जाकर उनके पुराने ट्वीट्स खंगालेंगे तो किस किस के ट्वीट उन्होंने लाइक किए हुए हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बोले मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के लोगों पे चर्चा भी हो रही है। क्या राजनीति में किस कद के नेता होते थे और अब किस कद के नेताओं के ऊपर चर्चा हो रही है कि इन्हें राज्यसभा भेजना है, जिनका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सिर्फ यह योगदान है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को किसने ज्यादा बड़ी गाली दी है, कौन ज्यादा बदतमीजी करता है। अभी सुप्रिया सिनेत का वो देख रहा था मैं, डिबेट शो, सुधांशु त्रिवेदी के साथ बैठे हुए थे, और जिस तरीके से वो महिला सुधांशु त्रिवेदी को बार बार टच कर कर किसी मुद्दे पे कुछ बात समझा रही थी, अगर वही चीज रिवर्स होती तो अब तक कांग्रेस सड़कों पर होती। ठीक है, आप उस कुछ बता रहे हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, लेकिन अगर वो रिवर्स हो रही होती चीज, आप समझिए क्या हो रहा है। बार बार टच किया जा रहा था, बार बार पोक किया जा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति बड़ी शालीनता से बैठा रहा, बड़ी शालीनता से जवाब भी दिया, और जवाब ऐसा दिया कि जबरदस्त। लेकिन ये क्वालिटी है आज के समय में कांग्रेस की। आनंद शर्मा ने तो कहा ना, जब उनसे पूछा गया, उनकी जो सीट खाली हुई और वहां से वो अनुराग शर्मा साहब जा रहे हैं, G23 में थे, खैरिया, आनंद शर्मा है, मनीष तिवारी हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, ये लोग ऐसे हैं कि अब ठीक ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि उन्हें या तो पार्टी बदल लेनी चाहिए, या घर आराम से बैठ जाना चाहिए, या माइक पे आकर वो मणिशंकर अय्यर की तरह जो वर्बल डायरिया कर सकते हैं वो करना चाहिए। 3 ही ऑप्शन है उनके पास, इससे ज्यादा अब उनके पास है नहीं। आनंद शर्मा ने कहा कि मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन आत्मसम्मान की एक कीमत होती है पॉलिटिक्स में, मैंने वो कीमत नहीं चुकाई। जो व्यक्ति सबसे अच्छा, ठीक है आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती होगी, सब चीजें हैं, सहमत नहीं है हम आनंद शर्मा की, हो सकता है राजनीतिक सोच उस सब से, लेकिन जिस तरह का वो ओरेटर था, राज्यसभा के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री को होल्ड किया है, कांग्रेस आज मिस कर रही है उन लोगों को। और विपक्ष में अच्छे ओरेटर, अच्छे लोग, अच्छा होमवर्क करने वाले होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में थे, तभी तो जवाहरलाल नेहरू की आज तक भद पिटती है, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपोज किया। वो महावीर त्यागी से लेकर जितने भी बड़े नाम थे, कह दिया था ना महावीर त्यागी ने खड़े होके प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री ने कहा हमने कश्मीर को, वो लद्दाख को चाइना को दे दिया, वहां एक वो घास का टुकड़ा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा महावीर त्यागी ने संसद के अंदर खड़े होकर, आपके सिर पे भी तो बाल नहीं उगता, वो भी दे दो चाइना को। कोई होना चाहिए सरकार को एक तरीके से अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए, सही संयमित तरीके से, नॉनसेंस नहीं। ये शायद कुछ नाम हो सकते थे। शशि थरूर को कितना बोलने का मौका दिया जाता है, शायद बेहतर सवाल उठाए, शायद सेंसेबल बातें करें। और जो नाम आए भी हैं, जो 6-7, ये जितने भी नाम हैं, 6 नाम हैं जो आए हैं, बहुत लोग जानते नहीं हैं,
लेकिन इन नाम को आने से पहले एक बवाल जरूर आया। हरियाणा के एक गौरव कुमार हैं, वो हस्बैंड हैं हरियाणा महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के, यानी जो हरियाणा महिला मोर्चा है, जो महिला कांग्रेस है, उसकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके हस्बैंड हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट वायरल की है। उन्होंने ये कहा है कि सी वेणुगोपाल के जो पीए हैं अनस, जो प्रियंका गांधी के पीए हैं सद्दाफ खान, और कोडी कुनिल सुरेश, ये 3 लोग हैं, उनकी व्हाट्सएप उनके पास है। और बीजेपी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि इन लोगों ने 7 करोड़ रुपए मांगे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, जो बावल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए, और व्हाट्सएप चैट उन्होंने सार्वजनिक की है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू कह चुकी हैं कि अगर पंजाब में आपको मुख्यमंत्री बनना है तो 500 करोड़ भेजने पड़ेंगे। रेवत रेड्डी कह चुके हैं कि भैया अगर गांधी परिवार कहे 1000 करोड़ में इकट्ठे करके भेजूंगा। तो सवाल यह है, क्या ये सीटें भी इसी योजना के तहत गई हैं? खैर, संबित पात्रा ने तो कहा था भैया पवन खेड़ा के पास 500 करोड़ है। अब मुझे नहीं पता है नहीं है, लेकिन संबित पात्रा ने तो कहा था ये बात। तो अगर ये इस योजना से गई है तो पवन खेड़ा क्या खर्चा नहीं कर पाए हैं, या जो भी है, या उनसे बड़ा खर्चा करने वाले आ गए हों। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से जो ये लोग सोचते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ इस चीज पर आगे बढ़ सकती है, वो इस सीढ़ी पर, इस पैमाने पर आगे बढ़ सकते हैं, कौन कितनी बड़ी गाली देगा। देखिए, जो ऊपर बैठा है ना, वो राजनीतिक रूप से कितना भी अक्षम हो, लेकिन वो इस बात को समझता है कि मुझे अपनी कोर टीम में वो लोग चाहिए, या अपने खास जगहों पर वो लोग चाहिए जो कुछ कर सके। ये लोग कुछ कर नहीं सकते। पवन खेड़ा एक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकता। सुप्रिया सीनेत और कन्हैया कुमार 2-2 चुनाव में ये बता चुके हैं कि कितना पानी है, और कांग्रेस में उनकी औकात बता दी। और हो सकता है आपस में ही लड़ मर गए हो, आपस में ही सैबोटाज कर दिया हो, यह भी पूर्ण संभावना है। और पूरा दिन जब ये नाटक चला तो शाम को आते आते एक और क्लाइमैक्स हो गया। बीजेपी ने, या बीजेपी तो नहीं कहूंगा, जो गवर्नर हैं बंगाल के सीवी आनंद बोस, और जो लद्दाख के गवर्नर है कविंदर गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीवी आनंद बोस लगभग 3 साल 3 महीने तक गवर्नर रहे बंगाल के, और उनको गवर्नर पद से हटाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई है, ममता बनर्जी को हुई है। ममता बनर्जी को सीवी आनंद बोस से जब वो रह रहे थे तो दिक्कत थी, जगदीप धनखड़ जब थे जब दिक्कत थी, उससे पहले त्रिपाठी जी थे वो तब दिक्कत थी। गवर्नर से हमेशा दिक्कत रही है ममता बनर्जी को, और जब सीवी आनंद बोस चले गए तो भी दिक्कत है। क्यों चले गए? क्या ट्वीट किया कि आई एम शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न, मतलब मुझे बड़ा झटका लगा है ये सडन न्यूज पाकर कि जो सीवी आनंद बोस हैं उन्हें गवर्नर पद से हटा दिया गया है। इसके पीछे का मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनसे कुछ ऐसा करने को कहा गया था, वो नहीं करना चाह रहे थे इसलिए हटा दिया। अपने आप से ख्याली पुलाव। और अब जो तमिलनाडु के सर्विंग गवर्नर है आर एन रवि, वो अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। देखिए, जो आर एन रवि साहब है ना, उन्होंने तमिलनाडु की सरकार के नाक में दम कर दिया है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक रूप से, लेकिन जहां पर भी सरकार थोड़ा सा 3-5 हुई, दाएं बाएं हुई, उन्होंने कहा ना साहब ये रास्ता है, इस पे चलना है। अभी एक पहुंचा था ना वो राष्ट्रपति वाला और गवर्नर वाला मुद्दा पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, वो आर एन रवि साहब की वजह से ही पहुंचा था। आर एन रवि डिप्टी एनएसए रह चुके हैं, आईबी में रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, एक्स, तो बड़ा नाम है, पढ़ा लिखा आदमी है, सिचुएशन को समझता है। और पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अभी लिस्ट नहीं आई है कौन होंगे, संभवतः अगर वही कंटिन्यू करते हैं तो ममता बनर्जी के लिए निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। अभी लगभग राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति है ममता बनर्जी के सामने। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, लेकिन बहुत कुछ ममता बनर्जी कर नहीं पा रही। क्यों? बीजेपी जहां इनकॉम्पिटेंट हो जाती है एज अ विपक्ष, या केंद्र सरकार हो जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट आ जाता है।
अब तो एसआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के जज करा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है पश्चिम बंगाल में। अगर आरएन रवि को यह जिम्मेदारी दी जाती है, अभी लिस्ट शायद राष्ट्रपति भवन से नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आरएन रवि का नाम रहता है, जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक वही है, तो ममता बनर्जी के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती चुनाव से पहले। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है और तब तक आरएन रवि साहब हैं, और आचार संहिता लगने के बाद तो खैर चुनाव आयोग के हाथ में चीजें चली जाती हैं, तब तक बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है आरएन रवि साहब के द्वारा, बहुत चीजें ठीक की जा सकती हैं चीजें चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। कविंदर गुप्ता भी बहुत समय नहीं हुआ लद्दाख के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए, हो सकता है शायद उन्हें कोई फुल फ्लेजेड राज्य दे दिया जाए, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। खैर जो भी होगा वो तो पता लगेगा, लेकिन जिस तरह का शाम आते आते ये क्लाइमेक्स हुआ, शुरू होता है राज्यसभा से और यहां तक पहुंचता है, ये दर्शा रहा है कि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी इस बार सीरियस है, कुछ ना कुछ करने की तैयारी है। इसलिए ये राज्यपाल बदले जा रहे हैं और ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जो शायद ज्यादा कॉम्पिटेंटली वहां पर काम कर सके। मैं ये नहीं कह रहा सीवी आनंद बोस नहीं थे, लेकिन जिस तरह का फ्लेवर क्लेवर चाहिए, जिस तरह का व्यक्ति वहां काम कर सकता है, शायद उस खांचे में कहीं फिट नहीं हो रहे थे। खैर हेल्थ कारण दिए हैं, ठीक है, राजनीतिक रूप से धनखड़ साहब ने भी तो हेल्थ कारण ही दिए थे। जो भी है, इन चीजों पे जो डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।